हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड 6 यानी शिबुया इंसिडेंट आर्क के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने मिशन को पूरा करने के बाद मेगमी अपने दोस्तों नोबारा और यूजी को बाय बोलकर वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूजी होता है वो नोबारा से बोलता है कि क्या वो उसके साथ एक फिल्म देखने चलेगी। इस पर नोबारा यूजी से पूछती है कि वो कौन सी फिल्म देखने जा रहा है। इस पर यूजी उसे बताता है कि वो ह्यूमन अर्थ वॉर्म 4 देखने जा रहा है। यूजी इसके बाद नोबारा को फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि इसके अंदर एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक अर्थ फॉर्म के हाइब्रिड में बदल देता है, और उसके बाद ये कहानी उसी के लव स्टोरी के ऊपर बेस होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोबारा होती है वो यूजी से बोलती है कि वो ऐसी वाहियात फिल्म देख भी कैसे सकता है, और वो कभी भी अपना टाइम ऐसी वाहियात फिल्म पर बर्बाद नहीं करेगी। और अगर यूजी के पास इतना ही बकवास टाइम है तो वो उसके साथ शॉपिंग चल सकता है, जिसके लिए यूजी मना कर देता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो इधर हम देखते हैं कि उन दोनों को एक लंबी सी लड़की घूर रही होती है। अगला सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल गागू गांजी पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेई और टोडो होते हैं वो माँ की पांडा यूजी मेगुमी और नोबारा को ग्रेड 1 सॉर्सर में प्रमोट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मेई और टोडो होते हैं वो आपस में टेबल टेनिस का मैच खेल रहे होते हैं, और टोडो बोल रहा होता है कि किसी को भी ग्रेड 1 सॉर्सर में प्रमोट करने के लिए 2 ग्रेड 1 सॉर्सरर्स की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। और इसके बाद उन्हें एक ग्रेड 1 सॉर्सर के साथ मिशन के ऊपर जाना होता है, और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें सेमी ग्रेड 1 में प्रमोट कर दिया जाता है। और इसके बाद उन्हें ग्रेड 1 के मिशन दिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें अकेले ही जाना होता है, और सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें ग्रेड 1 में प्रमोट कर दिया जाता है। और जब तक सुकुना कंट्रोल में नहीं आता है तब तक हायर अप्स यूजी को बहुत खतरनाक मिशंस देते रहेंगे, जहाँ पर सुकुना के फिंगर के होने के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे। और अपने फिंगर्स को हासिल करने के लिए सुकुना यूजी की मदद जरूर करेगा, जिससे उसका भाई यूजी जरूर कामयाब हो जाएगा उन मिशंस में, और इसका मतलब यह है कि वो अपने भाई के साथ और भी मिशन पर जा पाएगा। इस पर जो मई होते हैं वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सॉर्सरर्स ग्रेड 1 में प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन देते हैं वो उन सॉर्सरर्स के साथ नहीं जा सकते मिशन पर। वह यह सुनकर जो टोडो होता है वो शौक हो जाता है और वो उदास भी हो जाता है, और इसी के साथ वो मैच भी हार जाता है मेज से। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है नोबारा को, जहाँ पर हम देखते हैं कि नोबारा शॉपिंग करने के बाद जा रही होती है, तभी उसके पीछे पीछे वही लड़की आ रही होती है जो उन लोगों को घूर रही थी, और वो नोबारा के पास जाकर उसे पूछती है कि क्या वो यूजी को जानती है। और इसके बाद हम पता चलता है कि जो वो लड़की होती है वो यूजी की पुरानी क्लासमेट है, और उसका नाम, और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम ओजावा होता है। वहीं नोबारा उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा पतली और लंबी हो गई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की नोबारा के साथ एक कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई होती है, और वो लड़की नोबारा को एक्सप्लेन कर रही होती है कि किस तरह से वो यूजी की पुरानी क्लासमेट है और उसे किस तरह से यूजी के ऊपर बहुत बड़ा क्रश है। वहीं ये सब सुनकर नोबारा भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, और वो तुरंत मेगुमी को फ़ोन कर उस कॉफ़ी शॉप के अंदर बुला लेती है। वहीं इस सब के बीच वो लड़की नोबारा से पूछती है कि क्या वो यूजी की गर्लफ्रेंड है। इस पर नोबारा उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि वो कभी भी उसे बेवकूफ़ की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेगमी भी वहाँ पर कुछ समय बाद आ जाता है, और जब मेगमी को इसके बारे में पता चलता है तो मेगमी भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोबारा होती है वो मेगमी से पूछती है कि क्या यूजी के पास कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर मेगमी साफ मना कर देता है, और वो उस लड़की की मदद करते हुए बोलता है कि यूजी ने उसे एक बार कहा था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है। वहीं इस बात को सुनकर नोबारा वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, और नोबारा उस लड़की से बोल रही होती है कि लगता है तुम्हारे पास अभी भी चांस है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोबारा होती है वो यूजी को फ़ोन कर तुरंत उस कैफ़े के अंदर आने के लिए कहती है, और यूजी भी थोड़े समय के बाद वहाँ पर आ जाता है। वही जो नोबारा होती है वो सोच रही होती है कि लेकिन उसने तो उसे इस लड़के के बारे में बताया नहीं, और कहीं अचानक से यूजी ने उस लड़की को पहचानने से मना कर दिया तो इस लड़के के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो यूजी होता है उस लड़के को पहचान जाता है, और ये देख के मेगमी और नोबारा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। इस इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों कैफ़े में बैठ कर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मोटापे की वजह से उस लड़की का सब मजाक बनाते थे, लेकिन यूजी ने कभी भी उसका मजाक नहीं बनाया और उससे हमेशा से अच्छे से बात की। इसी वजह से उस लड़के को यूजी के ऊपर क्रश हो गया था, और उसने यूजी को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत करके अपना वजन कम किया। आगे हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, और वो लड़की यूजी और उसके दोस्तों को बाइक को वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जो नोबारा होती है वो मेगमी से बोल रही होती है कि उससे भी अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया है। इस पर मेगमी पूछता है कि उसका मतलब क्या है। इस पर नोबारा बोलती है कि अगर उसे कोई बॉयफ्रेंड मिलने से पहले यूजी को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा लगता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को बाय बोलने के बाद यूजी अपने दोस्तों के पास आ जाता है, और मेगमी और नोबारा अपने अपने शॉपिंग बैग्स यूजी को पकड़ा देते हैं। वहीं जो यूजी होता है उन दोनों को अब उनके साथ मूवी चलने के लिए कहता है, और उनके बैग से लेके ही वो मूवी की तरफ जाने लगता है। वहीं जो नोबारा होती है वो बोलती है कि वो उसके बैग लेकर कहाँ जा रहा है, उसे उस वाहियात मूवी को नहीं देखना है, और सीन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
अगले सीन में हम अपने मोटाइमो को देखते हैं जो कि गोजो के स्टूडेंट्स यूजी, मेगुमी और नोबारा को ट्रेटर के बारे में बता रहे होते हैं, जिसे उटाहिमे और गोजो मिलकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उटाहिमे आगे उन लोगों से बोलते हैं कि उनमें से एक ट्रेटर एक हाई रैंक आदमी है जो कि प्रिंसिपल से भी हाई रैंक पर है, इसलिए वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और दूसरा ट्रेटर वो आदमी है जो उस हाई रैंक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और आज उनका टारगेट वही आदमी है। लेकिन अभी भी उन्हें सिर्फ शक है और इसलिए उन्हें सस्पेक्ट को पकड़कर उसे इंट्रोगेट करना होगा ताकि वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकें उससे। तभी नोबारा बोलती है कि इसका मतलब जो ट्रेटर है वो क्योटो स्कूल से होगा, क्योंकि टोक्यो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं वो टाइम है जैसे उन लोगों को ट्रेटर का नाम बताने वाली होती है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है मीवा के ऊपर, जो कि मेकामारू को कुछ नोटबुक्स देने के आई हुई होती है। इस पर मेकामारू मीवा से बोलता है कि वो नोटबुक्स को उसकी डेस्क पर रख के चली जाए क्योंकि उसे अभी सोना है, और ये बोल के वो सो जाता है। वही मीवा सोच रही होती है कि पता नहीं असली मेकामारू अभी कहाँ पर होगा। तभी सीन दोबारा से शिफ्ट होता है उटाई और गोजो के स्टूडेंट्स पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उस रूम के पास होते हैं जहाँ पर असली मेकामारू की बॉडी होती है। और हमें पता चलता है कि उटाही और गोजो के स्टूडेंट्स जिस स्टेटर की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि मेकामारू ही है। उटाही में तीनों स्टूडेंट्स से बोल रही होती है कि उन्हें मेकामारू के बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन उन्हें मेकामारू के ऊपर शक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की वजह से है। उटाही में आगे बोल रही होती है कि मेकामारू की कर्स टेक्निक पपेट मैनिपुलेशन की रेंज उसकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से पूरी कंट्री तक है, और इसकी वजह से वो अपने अनरजिस्टर्ड पपेट्स का यूज़ करके दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन काफ़ी आसानी से कलेक्ट कर सकता है। और हो सकता है कि उसने इसके लिए फ्लाई और मॉस्किटो जैसे छोटे पपेट्स भी बना कर रखे हों। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूजी होता है उस रूम का दरवाज़ा तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस रूम के अंदर कोई नहीं है। इस बात पर मेगमी और नोबारा बोलते हैं कि अब तो तय हो गया कि मेकामारू ही ट्रेटर है। इधर सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ हम देखते हैं कि मेकामारू गेटो और माहितो से मिल रहा होता है, और मेकामारू उन लोगों से बोल रहा होता है कि उसे तो लगा था कि वो लोग उसके बारे में भूल ही गए हैं। इस पर गेटो बोलता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और एक बॉन्डिंग वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस को भूलने का नतीजा क्या हो सकता है उसे मेकामारू से अच्छा कौन समझ सकता है। तब ये माहितो बोलता है कि अब तो ये हमारा दुश्मन बन चुका है, तो क्यों ना हम इसे यहीं पर मार दें। इस पर गेटो बोलता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हमने इसे वादा किया था कि इन्फॉर्मेशन के बदले में हम इसे तुम्हारी कॉस्ट टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन का यूज़ करके इसके बॉडी को ठीक कर देंगे, और बॉन्डिंग वॉर की वजह से हम इसे ठीक किए बिना नहीं मार सकते यहाँ पर। इस पर माहितो बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर हम इसे शिबुया में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। इस पर मेकामारू बोलता है कि अगर उन लोगों ने क्योटो जुजुत्सु हाई के उसके साथियों के साथ कुछ भी किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर माहितो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सारा किया धरा तो हानमी का था। इस पर मेकामारू उससे बोलता है कि वो यहाँ पर किसी कर्ज के साथ इस तरह की बहस नहीं करना चाहता है। इस पर माहितो उसके साथ मजाक करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर गलती से उसने उसे एक कैटरपिलर में बदल दिया तो उसके लिए कंप्लेन ना करे बाद में। वहीं इस पर गेटो बोलता है कि उसे इस तरह का मजाक करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक बॉन्डिंग वॉर अपने आप पर इम्पोज की गई वॉर से बहुत ज़्यादा अलग होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, क्योंकि इसकी पेनल्टी भी अननोन होती है जिसे किसी को भी पता नहीं होता है, और हम इस पॉइंट पर इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। इसलिए माहितो चुपचाप इसे हील कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि माहितो अपनी आइडिया ट्रांसफिगरेशन का यूज़ कर मेकामारू की बॉडी को हील कर देता है, और मेकामारू की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की जैसे ही ठीक हो जाती है बिल्कुल। तभी माहितो उससे बोलता है कि उसे थोड़ा सा खुश होना चाहिए, अब उसकी बॉडी ठीक हो गई है। इस पर मेकामारू बोलता है कि वो अपनी खुशी उसे मारने के बाद मनाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेकामारू होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और माहितो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो मेकामारू होता है वो अपने बहुत सारे पपेट्स का यूज़ करके माहितो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन माहितो उन सभी पपेट्स को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी बीच मौके का फायदा उठाकर मेकामारू वहाँ से भाग जाता है। वहीं ये देखकर माहितो सोचता है कि उसे तभी फाइट करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन लगता है ये आदमी तो भाग गया यहाँ से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के पैर के नीचे जो फ्लोर होता है वो पूरी तरह से टूटने लगता है, और उस बिल्डिंग को तोड़कर उसमें से एक बहुत बड़ा पपेट निकलता है जिसका नाम अल्टीमेट मेकामारू होता है। वहीं से देखकर माहितो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए। वहीं ये देखकर माहितो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अब वो उस पपेट की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि उसे पूरा यकीन है कि असली मेकामारू ही इस पपेट के सर के अंदर होगा, क्योंकि वो अपने आप को उसके टच से जरूर बचाना चाहता होगा। वहीं इधर हम देखते हैं कि उस पपेट के अंदर जो असली मेकामारू होता है उसे अंदर से कंट्रोल कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि जो गेटो होता है उसने उस एरिया के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट किया होता है, जिसकी वजह से मेकामारू बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वही मेकामारू सोच रहा होता है कि उसे किसी तरह से भी सातोरू गोजो से कांटेक्ट करना होगा और उसे शिबुया में कर्स स्पिरिट्स के प्लान के बारे में बताना होगा।
ताकि वो यहाँ पर आकर उसकी जान बचा सके इन लोगों से। और अगर वो सातोरू गोजो की मदद ले पाता है तो वो जरूर बच जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उस बैरियर को हटाकर सातोरू गोजो से कांटेक्ट कर सके, और इसके लिए उसे गेटो का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माहितो को यहाँ पर रहते हुए गेटो से मुकाबला करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए उसे सबसे पहले माहितो को जान से मारना होगा। और ये सोचते हुए मेकामारू अपने एक साल की कर्स एनर्जी का यूज़ कर कर अपने अल्टीमेट मेकामारू बॉट से माहितो के ऊपर एक बहुत पावरफुल एनर्जी बीम से ब्लास्ट करता है, और एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है।